हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। देखो 11th में बायो में आज जो अपना टॉपिक है ओरिजिन ऑफ सेल, कोशिका व्यक्ति की उत्पत्ति। कोशिका व्यक्ति की उत्पत्ति कि भाई कोशिका व्यक्ति की उत्पत्ति कैसे होती है। कोशिका व्यक्ति की संरचना के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया था और आज का अपना जो टॉपिक है वो है कोशिका व्यक्ति की उत्पत्ति। कोशिका व्यक्ति की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? तो देखो कोशिका व्यक्ति की उत्पत्ति कोशिका विभाजन की सेल डिवीजन जो होता है, कोशिका व्यक्ति की उत्पत्ति कोशिका विभाजन की जो टेलोफेज स्टेज होती है, उस टेलोफेज स्टेज में गोल्जी काय, अंतर्पटली जालिका, कोशिकाओं के अवयव जो होते हैं, ये अवयव कोशिका के मध्य में पटलिका का निर्माण करते हैं। जैसे कोशिका जो होती है, कोशिका के मध्य में किसका निर्माण करते हैं? मिडिल लेवल का, मिडिल लाइन का मध्य पटलिका का निर्माण करते हैं और इस मध्य पटलिका पर धीरे धीरे परतों का निर्माण होता है जिससे कोशिका व्यक्ति की उत्पत्ति होती है, कोशिका व्यक्ति का निर्माण होता है। तो इसको ध्यान रखना कि कोशिका विभाजन की टेलोफेज जो स्टेज होती है, लास्ट अवस्था होती है टेलोफेज, सेल डिवीजन की जो टेलोफेज स्टेज होती है उसमें गोल्जी काय, अंतर्पटली जालिका, कोशिकाओं के कुछ जो अवयव होते हैं वो अवयव मिडिल लेवल पर जमा होते जाते हैं, जिससे मिडिल लेवल का निर्माण होता है। इस पर अन्य पदार्थों के जमा होने के कारण किसकी उत्पत्ति होती है? कोशिका व्यक्ति की उत्पत्ति होती है। तो इसको अगर चाहो तो लिख लेना, कोशिका विभाजन की टेलोफेज अवस्था में कोशिका विभाजन की टेलोफेज स्टेज, टेलोफेज अवस्था में सेल डिवीजन की टेलोफेज अवस्था होती है, टेलोफेज अवस्था में कोशिका में उपस्थित गोल्जी काय, कोशिका में उपस्थित गोल्जी काय, अंतर्पटली जालिका, जालिका या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वह कोशिकाओं के अवयव वही गोल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं कोशिकाओं के अवयव जो है कोशिका के मध्य में पटलिका का निर्माण करते हैं। कोशिका के मध्य में पटलिका का निर्माण करते हैं। मिडिल लेवल का निर्माण करते हैं, मध्य पटलिका का निर्माण करते हैं और मध्य पटलिका के ऊपर अन्य पदार्थों के, जिस पर विभिन्न परतों के जमाव से, जिस पर विभिन्न परतों के जमाव से कोशिका व्यक्ति का निर्माण होता है, व्यक्ति का निर्माण होता है। ठीक है, तो कोशिका व्यक्ति की उत्पत्ति के बारे में कि कोशिका विभाजन की जो टेलोफेज स्टेज होती है, कोशिका विभाजन की जो टेलोफेज अवस्था होती है,
इस टेलोफेज अवस्था में कोशिका में जो उपस्थित कोशिकाएं हैं कौन कौन से, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड कूपिकाएं। ये कूपिकाओं के जो अवयव होते हैं, उन कोशिकाओं के जो अवयव होते हैं, ये कोशिका के मध्य में पट्टिका का निर्माण करते हैं और इस पट्टिका पर जिस पर विभिन्न परतों के जमाव से कोशिका भित्ति का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कोशिका भित्ति बनती है। ये तो ही कोशिका भित्ति की उत्पत्ति के बारे में कौन थोड़ा सा सामान्य नॉलेज। अब है कोशिका भित्ति की वृद्धि कैसे होती है। कोशिका भित्ति की वृद्धि कोशिका भित्ति की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ सेल है। कि कोशिका भित्ति की जो वृद्धि होती है, कोशिका भित्ति की वृद्धि कणाधान एवं स्तरधान द्वारा होती है। ये दो स्तरों होती है। कोशिका भित्ति की जो ग्रोथ होती है कणाधान और स्तरधान। कणाधान में तो कणों का जमा होता है, स्तरधान में स्तर लेयर बनती जाती है जिससे कोशिका भित्ति की वृद्धि होती जाती है। कोशिका भित्ति की वृद्धि कणाधान में स्तरधान द्वारा होती है। कोशिका भित्ति की वृद्धि कणाधान एवं स्तराधान विधि द्वारा, कणाधान एवं स्तराधान द्वारा होती है। कणाधान या स्तराधान, स्तराधान में होती है लेयर का निर्माण, कणाधान में जो कण होते हैं, पदार्थ होते हैं वो जमा। कणाधान में कोशिका भित्ति तंतुओं के मध्य में, कणाधान में कोशिका भित्ति तंतुओं के मध्य में, कणाधान में कोशिका भित्ति तंतुओं के मध्य में विभिन्न पदार्थों के जमा होने से, विभिन्न पदार्थों के जमा, विभिन्न पदार्थों का जमा होता है, पदार्थों का जमाव होता है। जबकि जो स्तरधान में, जबकि जमा होता है, जबकि स्तरधान में स्तरों का जमा होता है, जबकि स्तरधान में स्तरों का जमाव होता है। तो इस प्रकार से कोशिका भित्ति की वृद्धि होती है। कोशिका भित्ति की ग्रोथ दो प्रकार से होती है, कणाधान एवं स्तराधान। कणाधान की वृद्धि कणाधान एवं स्तराधान द्वारा होती है। ये दो स्टेप इस तरह से कोशिका भित्ति की वृद्धि होती है। कणाधान में क्या होता है, कोशिका भित्ति तंतुओं के मध्य में, कोशिका भित्ति जो तंतु होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, उन तंतुओं के मध्य में विभिन्न पदार्थों के जमा होने से होता है। जबकि स्तराधान में लेयरों का जमा होता है, एक ऊपर एक लेयर बढ़ती जाती है जिससे कोशिका भित्ति की वृद्धि आगे बढ़ती जाती है, कोशिका भित्ति की वृद्धि होती जाती है। तो ये हुआ कोशिका भित्ति की वृद्धि। अब देखो आगे जो है वो है कोशिका भित्ति में रासायनिक परिवर्तन। कौन कौन से पदार्थों का जमा होता है कोशिका भित्ति में। कोशिका भित्ति में रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंजेस इन सेल,
कोशिका वृद्धि में रासायनिक परिवर्तन की कोशिका वृद्धि जब बढ़ती है या उसकी वृद्धि जो होती है तो उसमें कौन कौन से पदार्थों का जमाव होता है। कोशिका वृद्धि के निर्माण में विभिन्न पदार्थों के जमाव से उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जैसे सेल्यूलोज पैक्टिन के जमाव से स्थूल कौन उत्तक बनता है। पहला है सेल्यूलोज एवं पैक्टिन के जमा होने से स्थूल कौन तक का निर्माण होता है। ठीक है कि इसमें दो रासायनिक पदार्थ है सेल्यूलोज, कोशिका वृद्धि किसकी बनती है सेल्यूलोज और पैक्टिन की, कि जब सेल्यूलोज और पैक्टिन का जमा होता है तो उससे स्थूल कौन का निर्माण होता है। दूसरा है लिग्निन के जमाव से दृढ़ उत्तक का निर्माण होता है। दूसरा लिग्निन के जमाव से दृढ़ उत्तक का निर्माण होता है। तीसरा है वही दो सेल्यूलोज और पैक्टिन का जमा होगा तो कौन सा स्थूल कौन उत्तक का निर्माण होगा। जब लिग्निन का जमा होगा तो किसका दृढ़ उत्तक का, ये मजबूती प्रदान करता है तो कौन उत्तक उसको लचीला दृढ़ता प्रदान करता है। नेक्स्ट है बाह्य परत पर क्यूटिकल के जमाव से जल के प्रति अपारगम्यता होने से वाष्पोत्सर्जन कम होता है। बाह्य परत पर क्यूटिकल के जमाव से, बाह्य परत पर क्यूटिकल के जमाव होने से, बाह्य परत पर क्यूटिकल एक रासायनिक पदार्थ बाह्य परत पर क्यूटिकल के जमाव से जल के अपारगम्यता होने से जल के प्रति अपारगम्यता होने से वाष्पोत्सर्जन कम होता है। कि बाह्य क्यूटिकल का जमाव हो जाता है जिससे रंध्र बंद हो जाते हैं, रंध्र बंद होने के कारण अपारगम्य हो जाती है जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नेक्स्ट चौथा है कि कभी कभी ये सुबेरिन के जमाव से कोशिका जल के प्रति अपारगम्य हो जाती है। सुबेरिन के जमाव होने से कोशिकाएं जल के प्रति अपारगम्य हो जाती है। यदि सुबेरिन का जमा होता है तो उससे जल बिल्कुल ही बाहर उत्सर्जित नहीं होगा, और यदि क्यूटिकल की परत हो जाती है तो उसके बाद अपारगम्यता उत्पन्न होती है परंतु उसके वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। नेक्स्ट जो है कि इसमें नेक्स्ट परिवर्तन जो होगा कि कभी कभी श्लेष्मा के जमाव से जल को लंबे समय तक संचित करके रखा जा सकता है जिससे अनुकूलन आ जाता है। कभी कभी श्लेष्मा के जमा होने से, जैसे कभी कभी श्लेष्मा के जमाव से जल को लंबे समय तक संचित करके होने से लंबे समय तक जल को संचित करके अनुकूल
से ये कोशिका व्यक्ति में जब निर्माण होता है, वृद्धि होती है, कोशिका व्यक्ति की उत्पत्ति, कोशिका व्यक्ति का निर्माण या उसकी वृद्धि, और अब है कोशिका व्यक्ति में रासायनिक वृद्धि। जैसे कोशिका व्यक्ति बढ़ती है उसमें विभिन्न रासायनिक पदार्थ जमा होते जाते हैं, विभिन्न रासायनिक पदार्थ या अन्य पदार्थों का उस पर जमा होता है, तो उसमें हम कई रासायनिक परिवर्तन देखते हैं कि जब इस कोशिका व्यक्ति में कोशिका व्यक्ति की वृद्धि होती है या निर्माण होता है तो उसमें कई सारे पदार्थ जमा हो जाते हैं। इसमें विभिन्न पदार्थों के जमा से उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे उसमें विभिन्न पदार्थ जमा होते हैं तो रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे ये वो रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से, इस सेल्यूलोज और पैक्टिन का जब जमा होता है तो जमा होने से किसका निर्माण होगा, स्थूल कोण ऊतक का निर्माण होता है। यदि लिग्निन का जमा होता है, लिग्निन के जमा से दृढ़ ऊतक का निर्माण होता है। बाह्य भाग पर क्यूटिकल के जमा होने से जल के प्रति अपारगम्यता होने से बाह्य जो लेयर होती है उसको जैसे क्यूटिकल की लेयर होती है, और क्यूटिकल की लेयर होने से जल के में जो वाष्पोत्सर्जन है वो कम हो जाएगा, जल के अणुओं बाहर वाष्पोत्सर्जन होना। स्वेलिंग के जमाव से कोशिकाओं के जल के प्रति अपारगम्यता हो जाती है, अर्थात जल के अणु बिल्कुल बाहर कोशिका से नहीं निकल पाते। और कभी कभी क्या होता है, जैसे श्लेष्मा के जमा होने से लंबे समय तक जल को संचित करके अनुकूल उत्पन्न हो जाता है कि जिससे पादप लंबे समय तक जल को स्टोर करके रख सकता है, जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों में बाह्य वातावरण से वो सुरक्षा प्रदान कर लेता है। तो ये हुआ कोशिका व्यक्ति में रासायनिक परिवर्तन, जब उसमें विभिन्न रासायनिक पदार्थों का जमा होता है, जमाव के समय उसमें ये परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखते हैं इसका आज लास्ट टॉपिक है इसका कोशिका व्यक्ति का, कोशिका व्यक्ति के कार्य क्या है। पादपों में जो सेल रहती है, पादपों में कोशिका व्यक्ति के कार्य क्या फंक्शन ऑफ सेल है। फंक्शन ऑफ सेल, कोशिका व्यक्ति के कार्य। अब आपको पता है कि कोशिका व्यक्ति कोशिका की सबसे बाह्य कठोर दृढ़ परत होती है। ये कोशिका को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, बाह्य आवरण से सुरक्षा प्रदान करने का। इसमें विभिन्न प्रकार के जो अनुकूल प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियां जो होती हैं उनसे भी कोशिका की सुरक्षा करने का कार्य करती है। तो इसको हम कार्य को देखते हैं। कोशिका व्यक्ति कोशिका को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार, शेप एंड साइज, आकृति एवं आकार, यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करती है। जिसके द्वारा एक कोशिका जो होती है उसके ऊपर एक फिक्स आकृति होती है, जिस पर बाह्य आवरण के रूप में कोशिका व्यक्ति पाई जाती है। इससे कोशिका की फिक्स आकृति, शेप एंड साइज, उसकी आकृति और आकार जो है फिक्स प्रदान हो जाता है। दूसरा जो कार्य है, कोशिका व्यक्ति क्या करती है, उसको यांत्रिक आधार प्रदान करती है। कोशिका को यांत्रिक आधार प्रदान करती है। मैकेनिज्म बेस उसको यांत्रिक आधार प्रदान करती है। कोशिका है उसको बाहरी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है कोशिका व्यक्ति का कार्य जो है, कोशिका व्यक्ति कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। ये जो सेल है ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। बाह्य वातावरण में प्रतिकूल परिस्थितियां या अनुकूल परिस्थितियां जो होती हैं उन परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी सेल करती है, कोशिका व्यक्ति करती है। नेक्स्ट है कोशिका व्यक्ति को उपस्थित प्लाज्मोडेस्माटा जो दो कोशिकाओं के मध्य जीव द्रव्य का परिवहन करते हैं।
कोशिका भित्ति में उपस्थित है, कोशिका भित्ति में उपस्थित प्लाज्मोडेस्माटा, जीव द्रव्य तंतु बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, दो कोशिकाओं के मध्य जीव द्रव्य परिवहन में सहायता प्रदान करते हैं। कि इनमें कोशिकाओं के मध्य से इस तरह से ये सेल वॉल बनती है, ये सेल वॉल निर्माण के समय इनमें ये जीव द्रव्य तंतु पाए जाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ये कहलाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा या जीव द्रव्य तंतु ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य परिवहन के लिए ये सहायता प्रदान करते हैं, आधार प्रदान करने का कार्य करते हैं। दो कोशिका के मध्य परासरण दाब को बनाए रखती है। सेल वॉल जो होती है दो कोशिकाओं के मध्य परासरण दाब को बनाए रखती है। ठीक है, तो ये है कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति पादप में क्या क्या कार्य करती है? कोशिका भित्ति कोशिका को एक निश्चित शेप एंड साइज, निश्चित आकार और आकृति प्रदान करने का कार्य करती है। दूसरी है कि कोशिका को यांत्रिक आधार, मैकेनिज्म बेस आधार, यांत्रिक आधार प्रदान करने का कार्य करती है। दूसरी है ये इसको विपरीत परिस्थितियों में कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, जैसे टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है, अनुकूल वातावरण, प्रतिकूल वातावरण है, तो उनमें यह सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करती है। कोशिका भित्ति में उपस्थित जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, जीव द्रव्य जो तंतु होते हैं, उन दो कोशिकाओं में जीव द्रव्य परिवहन में सहायता प्रदान करने का कार्य करते हैं। दूसरा है कि दो कोशिकाओं के मध्य परासरण दाब को बनाए रखने का कार्य कोशिका भित्ति के द्वारा ही किया जाता है। तो ये कोशिका भित्ति का जो आज ये जो पॉइंट था वो आज समाप्त है। सेल वॉल इस तरह से कोशिका भित्ति संरचना, कार्य, उत्पत्ति, उसके रासायनिक परिवर्तन, तो ये कई सारे जो टॉपिक्स थे वो अपन ने आज कंप्लीट करा दे। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाने वाली पतली परत झिल्ली नुमा जो संरचना होती है वो कहलाती है कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें बताएंगे कि किस प्रकार से कोशिका झिल्ली या कोशिका झिल्ली का निर्माण और उत्पत्ति होती है। थैंक यू।